नमस्कार, शक्ति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशा शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य में नारी विमर्श को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज की नारी अपने आप को सशक्त कर चुकी है। हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को साबित कर चुकी है। ज़मीन से लेकर आसमान तक, हवा से लेकर पानी तक और कला से लेकर साहित्य तक, हर क्षेत्र में नारी ने अपने लिए एक स्थान जो है वो अर्जित कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नारी विमर्श किस तरह से जुड़ा है, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर शोभा रानी। डॉक्टर शोभा रानी मैम, नमस्कार। नमस्कार। आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं नारी विमर्श को लेकर ही कि ये शब्द क्या है, इसके मायने क्या है। जैसा कि आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य में नारी विमर्श। जी। तो साहित्य जो है वो जिसमें किसी का हित किया जाए और उसका संबंध जो है नारी विमर्श से है। तो साहित्य को जानने से पहले नारी विमर्श का जानना बहुत जरूरी है कि नारी विमर्श होता क्या है। अगर वर्तमान संदर्भ में हम बात करें तो आज वृद्ध विमर्श, दलित विमर्श, अन्य विमर्श जो हैं इसमें जो है आज कार्य कर रहे हैं, और उसमें एक जो है वो है नारी विमर्श। तो नारी विमर्श जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, नारी और विमर्श। अगर हम साधारण से शब्दों में कहते हैं तो विमर्श का अर्थ केवल जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में विचार किया जाए। तो जब हम विमर्श की बात करते हैं तो नारी से संबंधित, चाहे उसके जो विविध आयाम है, चाहे उनके अधिकारों की बात की जाए, चाहे उनके स्वावलंबन की बात की जाए, चाहे उनकी शिक्षा से संबंधित बात की जाए, या अन्य कोई भी उनकी जो समस्या उनसे बात की जाए, तो विमर्श के अंतर्गत आता है। और ऐसी स्थिति में जहां नारी से संबंधित बात की जाए उसे नारी विमर्श कहा जाता है। उसकी भावनाएं हों, उसकी कल्पनाएं हों, उसके विचार हों, सारी की सारी चीजें। हाँ, जो मानव मन की कल्पनाएं, भावनाएं, जैसा कि पहले से ही ये बात देखी गई है कि प्राचीन काल से जैसे जैसे अगर हम भारतीय संदर्भ में अगर हम ये बात करें तो प्राचीन समय में नारी का जो एक स्वरूप था हमारी भारतीय संस्कृति में, वो बहुत जैसे अनुसुईया या अन्य जिसमें भामा, ऐसी जो है वो शिक्षित नारियां थी। और जैसे जैसे हमारे भारतवर्ष में विदेशी ताकतों का आक्रमण हुआ तो वो जो नारी का स्वरूप था वो भी बदलता गया, और उसका जो परिणाम ये निकला कि नारी के उत्थान के लिए जो हमारे समाज के जो समाज सुधारक थे, चाहे वो साहित्यकार थे, उन्हें आगे आना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि जहां हम नारी को पूजनीय मानते हैं, हमारे भारतीय जो है वो वेद हैं या संस्कृति, उसमें कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदलने के साथ साथ क्या हुआ कि नारियों की स्थिति भी जो है शोचनीय होती गई, शोषण होता गया। हाँ, शोषण होता गया, दिन प्रतिदिन उन पर अत्याचार होने लगे। तो हमारे जैसे समाज सुधारक, जिसमें राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत से समाज सुधारक थे जिन्होंने नारी उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। और ऐसी परिस्थिति में हमारा हिंदी साहित्य किस प्रकार अछूता रह सकता था। और जब हम नारी विमर्श की बात करते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि आज जो है ये अति आधुनिक विषय है नारी विमर्श, पर जब मैंने काफी इसका अध्ययन किया तो मुझे ये लगा कि नारी विमर्श की बात तो हमारे साहित्य में जो है वो आदिकाल से ही होती रही है। तो ऐसा नहीं है कि हर जो है वो समय में नारी के बारे में बात की गई है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी कल्पनाएं हैं, उसकी समस्याएं हैं, उसके अंदर जो है वो क्या चाहती है। सबसे बड़ी बात है कि नारी क्या चाहती है, क्योंकि वो आज, लेकिन वर्तमान संदर्भ में क्या है, आज वो दबी कुचली नहीं रही है, आज वो पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो उस स्थिति में भी आज कहीं ना कहीं नारी विमर्श की बात की जाती है ताकि नारी का उत्थान जो है वो हो सके। जी, यही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जब इतनी चर्चाएं होती रही हैं नारी पर, और नारी अपने आप में ही पुरुष के समान है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये, तो क्यों नारी विमर्श की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ ही इसी से जुड़ा है कि अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो नारी का क्या स्वरूप वहाँ पर नज़र आता है।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राचीन काल से ही नारी का जो स्वरूप है वो अलग अलग उसमें परिवर्तन होता गया। अब मैं आऊंगी हिंदी साहित्य के ऊपर कि नारी का जो स्वरूप वो किस प्रकार परिवर्तित हुआ। आदि काल के जो कवि थे उन्होंने नारी के सौंदर्य का, या भक्ति काल आया, भक्ति काल में जैसे कबीर दास हैं तो उन्होंने नारी के जो है वो 2 रूप बताए। एक रूप जो था उन्होंने कहा कि पतिव्रता नारी भली काली कुचित क्रूर, और एक तो उन्होंने ये रूप बताया, और दूसरा बताया नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। तो इस प्रकार के जो विचार थे उसमें भी जो, अगर हम आज ये कहें कि वो कबीर जी जो थे वो नारी के उसमें जो विरोधी थे, हाँ विरोधी थे या नारी विरोध, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने जो एक कुठाराघात किया वो उन नारियों के ऊपर किया जो समाज में जो था एक उनका अच्छा रुतबा नहीं था या इस तरह से, और एक तरह दूसरी नारी जो एक समाज के लिए आदर्श है, परिवार के लिए आदर्श है, उनका भी वही रूप जो है दिखाया। और उसके बाद जो है भक्ति, फिर उसमें तुलसीदास जी भी हैं, उन्होंने भी एक बताया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण सकल तारण के अधिकारी। तो जब सकल तारण के अधिकारी की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी अलग अलग जो है वो विचार आते हैं। तो कुछ ने तो ये कहा कि देखो इन्होंने तो जो है वो नारी विरोधी थे तो इन्होंने इस तरह की बात कही। अभी पीछे मैंने एक दिन कुछ किसी महात्मा जी का वो पढ़ रही थी, प्रवचन पढ़ रही थी, उन्होंने इसको क्लियर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर व्यक्ति ने तुलसीदास जी की इन पंक्तियों का अलग अलग तरीके से अपने विचारों से विवेचन विश्लेषण किया है। तो उस स्थिति में जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो वहां जो उन्होंने ताड़न शब्द का जो प्रयोग किया वो किया कि जो ताड़ के जो वो पत्ते होते थे जिनके ऊपर, मतलब कि ये लेखन योग्य हैं, इनके ऊपर, तो ये क्या था, ये नारी का जो था वो सकारात्मक दृष्टिकोण था जो तुलसीदास जी ने हमें बताया। फिर उसके बाद आगे रीति काल में जो है नारी को केवल भोग की वस्तु उसमें जो था वो नारी का सौंदर्य, उसका शारीरिक सौंदर्य और उस तरह की बात की है। तो वो नारी का थोड़ा सा, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं जो है वो सशक्तिकरण की बात हुई है। और ऐसी स्थिति में थोड़ी सी आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय से एक प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी आए थे, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अध्ययन किया, विभाग में एक बार उनको लेक्चर के लिए, तो उनका जब वो किताब एक उनकी पढ़े कि रीति काल में नारी के प्रति दृष्टिकोण, तो उन्होंने उसमें जो है वो नारी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग तरीके से ही बताया। जैसे हम विद्यार्थी हैं हिंदी के, मैं तो अपने आप को विद्यार्थी ही कहूंगी, तो हम हिंदी के विद्यार्थी, तो हमने तो पढ़ के यही चीज जो है वो निकाली कि नहीं कि इसमें तो सिर्फ वही था, भोग विलास, नारी सौंदर्य, है ना, इस तरह की बात की। लेकिन उन्होंने ये माना कि नारी जो है, जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी विमर्श की बात करते हैं, वो रीति काल से ही आरंभ हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार का जो है वो जो कुछ साहित्यकार, कुछ जो है विश्लेषक, वो इस प्रकार भी रीति काल में नारियों का दृष्टिकोण दर्शा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है भारतेंदु युग, तो उसके बाद द्विवेदी युग, जिसमें जो थे बहुत से समाज सुधारक और इस तरह से, जिसमें मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के, तो उन्होंने कहा था कि अबला तुम्हारे जीवन की यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। तो ऐसी जब परिस्थिति, तो इसमें क्या, इन पंक्तियों से क्या मतलब प्रकट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने नारी का जो है वो शोचनीय दयनीय स्थिति के बारे में बताया है, उसके मन को पढ़ लिया है कि उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि इस काल में समाज सुधारक भी बहुत हुए, तो उन्होंने नारी के उत्थान के लिए जो थे अनेक प्रकार की संस्थाओं में कार्य किए, नारी उत्थान के लिए अनेक जो है वो प्रयास किए। तो जो कवि थे उन्होंने भी अपने तरीके से उनको जो है आगे दर्शाने की कोशिश की। फिर उसके बाद तो ये जो आप बता रहे हैं कि नारी का कैसा कैसा स्थान रहा है विभिन्न कालों में, और विभिन्न विचारक रहे हैं,
विभिन्न साहित्यकार रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते रहे हैं कवियों के साहित्य को भी और दूसरे नारी को भी। तो अब आपसे जानना चाहते हैं हम, अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो जैसे आज का हमारा विषय नारी विमर्श है, तो हिंदी साहित्य में नारी विमर्श को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा? उसी के ऊपर आ रही थी मैं जी। तो अभी मैं यहाँ पहुंची, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो पंक्ति की, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में जी। तो फिर उसके छायावाद अब जो मैं नारी विमर्श के ऊपर आ रही हूँ, पहले मैंने स्वरूप की बात की, अब मैं नारी विमर्श की जब बात करती हूँ तो उसमें सबसे पहले नारी विमर्श का जो श्रेय है वो छायावाद के कवियों को जाता है जी। और उसमें महादेवी वर्मा, उनकी एक रचना है श्रृंखला की कड़ियां। तो श्रृंखला की कड़ियां जो है उसमें उनके जो है नारी विमर्श की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। और फिर उसके बाद 1960 के दशक में जैसे ये इसमें एक थे ये क्या मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी और ये जो लेखिकाएं थी, इन्होंने जो है पूर्ण रूप से नारी विमर्श से संबंधित साहित्य लिखा और उसमें जो है वो नारी की स्थिति, नारी की समस्याओं और उसमें ये बताने का प्रयास किया कि आज की नारी जो है वो कमजोर नहीं है, वो समाज में जो है पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य जो है वो कर सकती है। और 80 के दशक में तो फिर बहुत से ऐसे महिला लेखिकाओं की बात कि जैसे उसमें जो है वो आपके ये कृष्णा अग्निहोत्री हैं, फिर इसके साथ साथ ये और मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, शिवानी है और अन्य जो है महिला उपन्यास परवेज मेहरुनिसा हैं, फिर ममता कालिया हैं, फिर ये नासिरा शर्मा हैं, ऐसी बहुत सी लेखिका उपन्यासकार जो है साहित्यकार हैं जिन्होंने नारी विमर्श का जो है वो बिल्कुल स्पष्ट चित्रण जो है वो किया है। अगर हम नारी विमर्श की बात करें तो ये हमारा जो है वो भारतीय संदर्भ में इसका जो है वो भारतीय संदर्भ में इसको मान्य जो है वो नहीं है। मेरे कहने वाले कि पाश्चात्य का दृष्टिकोण है, ये भारतीय दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब जो है वो भारतीय दृष्टिकोण में भी इसको जो है वो मान्यता प्राप्त हुई है। तो अगर हम जानना चाहें कि आधुनिक काल की अगर हम बात करते हैं और हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो साहित्यकारों का क्या दृष्टिकोण रहता है नारी के प्रति या महिला के प्रति या नारी विमर्श के प्रति? ठीक है, अब देखो, जब मैं एक चीज और पढ़ रही थी, एक चीज मैं और आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जब नारी विमर्श की बात चलती है तो ये भी कहा जाता है कि नारी विमर्श किसको कहा जाए, है ना, कि नारी विमर्श उसे कहा जाए जिसमें केवल महिला लेखिकाएं ही लिखें जी। और दूसरी बात क्या है कि दूसरा दृष्टिकोण मुझे लगता है कि शायद ये संकुचित दृष्टिकोण है। और अगर हम बात करें विस्तृत दृष्टिकोण की तो नारी विमर्श में चाहे वो पुरुष लेखक हैं, चाहे वो महिला लेखिकाएं, वो सब जो नारी के प्रति जो है लिखती हैं तो वो नारी विमर्श के अंतर्गत जो है वो आता है। अब जो है सबसे अच्छी बात क्या है, अगर हम इनकी अब आधुनिक जो है इसकी बात करें तो लेखिकाओं ने इसमें नारी की समस्याओं को पे तो बात की ही है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने इसके समाधान को भी उसमें दर्शाने का प्रयास किया है, क्योंकि समस्या तो सबको पता ही है कि ये समस्या उनमें है, लेकिन इसके साथ साथ उसका समाधान क्या है जो बहुत ही अच्छी बात हुई है। हाँ, बहुत अच्छी बात हुई है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, जैसे कृष्णा अग्निहोत्री हैं, तो इन्होंने लगभग कोई 50 वर्ष पहले मतलब 1960-70 के बीच में लिखना शुरू किया था। इनके जो मतलब उनके वो उपन्यास और आज वर्तमान में भी वो लेखन कार्य में संलग्न है। तो उनका क्या है कि जैसे उन्होंने उस समय जो उपन्यास लिखे थे, उन्होंने उस समय जो अपने, क्योंकि एक साहित्यकार जो है वो हमेशा ही अपने आसपास के जो परिवेश से प्रभावित होता है और जो अपने आसपास के परिवेश में देखता है उसी को ही अपने साहित्य का विषय बनाता है। और इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो कृष्णा अग्निहोत्री है उन्होंने उस समय की स्थिति का वर्णन किया था। लेकिन आज हम बात करें तो आज जो है लेखिकाओं ने जो उपन्यास है उसमें जो महिला पात्र हैं वो अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं, अपने हक के लिए जो है वो घर से बाहर भी निकल रही हैं। तो एक नवीन दृष्टिकोण के साथ जो है वो आधुनिक जो नारी विमर्श से संबंधित जो उपन्यासकार हैं इन्होंने इसमें लिखने का प्रयास किया।
बहुत ही अच्छी और बहुत ही विस्तार से आप आज के विषय पर हमसे बातचीत कर रही हैं, इतनी अच्छी जानकारी दे रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो महिला दोस्त हैं जो इस समय हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी इस कार्यक्रम से ज़रूर प्रभावित हो, और उनके लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हमारी महिलाएं या हमारे दर्शक रुचि रखते हो नारी विमर्श में, तो कौन कौन से ऐसे साहित्यकार हैं या लेखक हैं जो कि लेखनी चलाते हैं नारी विमर्श विषय को लेकर, बेशक वो कहानी के माध्यम से या बेशक उपन्यास के माध्यम से लिखते हो? देखो, हमारे लिए जो है, हमारे विशेषकर हम महिलाओं के लिए, और जब हम साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि अभी हाल में जो गीता श्री हैं उन्होंने रेत की समाधि के ऊपर उनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर उनकी जो रचनाएं हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफी शोध कार्य जो है वो हो रहे हैं, तो अगर उनकी बात करें तो उनकी बहुत सी रचनाएं ऐसी जो नारी विमर्श से संबंधित है। और जो ये आप बात कर रहे हो रेत की समाधि की, तो इसमें इन्होंने नारी की बात की है, नारी उत्थान की बात की है, नारी समस्या की बात की है। जैसे हम कहते हैं पितृसत्तात्मकता, तो उससे जो है बाहर निकलकर कि नारी को अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार आवाज उठानी था, वो भी जो है इस उपन्यास में उन्होंने कहा है। तो इसके अलावा जैसे नासिरा शर्मा है, परवेज मेहरुनिसा हैं, तो इनका जैसे अब नासिरा शर्मा का अगर साहित्य की बात करें तो नासिरा शर्मा जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि मुस्लिम परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन इनका विवाह जो है वो हिंदू उनसे हुआ है। तो इनकी जो रचना है अधिकतर मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम उससे संबंधित है। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार नारी समस्याओं का, नारी के उत्थान की और नारी के जो है विकास की बात की है, वो बहुत जो है वो सराहनीय है। तो मुझे लगता है कि इसमें हम जब बात करते हैं तो नासिरा शर्मा, ममता कालिया, मनु भंडारी और कृष्णा अग्निहोत्री और साथ में गीता श्री ने जो है ये इनका साहित्य पढ़ना जो है वो रुचिकर रहेगा और हमें जो है हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये लेखिकाओं के बारे में पढ़ना, कृष्णा सोबती, इनका भी मित्रों मरजानी, तो इनकी रचना जो बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये पढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हिंदी के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, अगर नारी विमर्श को छोड़कर भी उनकी अन्य विषयों में भी रुचि हो, तो इन लेखिकाओं, इन साहित्यकारों को पढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि नारी विमर्श को लेकर जब हिंदी साहित्य में इतनी चर्चा हो रही है और बहुत सारे लेखक, बहुत सारी लेखिकाएँ इस क्षेत्र में लिख रहे हैं, तो कितना कर प्रभाव आपको देखने को मिलता है कि समाज पर पड़ रहा है? ऐसा है कि जब, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, फिर से दोहरा रही हूँ कि साहित्य जो समाज का दर्पण है, क्योंकि ये जितने भी साहित्यकार हैं इन्होंने समाज के अंदर रहकर अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर ही रचनाओं का सृजन किया। तो आज जो है वो लेखन परंपरा में बहुत अंतर जो है वो दिखाई देता है। और वो जो है वो अंतर, क्योंकि अब जैसे मैं देखती हूँ कई जो हैं उपन्यास ऐसे हैं, जैसे कृष्णा अग्निहोत्री का एक उपन्यास है, उदाहरण दे के मैं अपनी बात को कहूँगी कि जैसे उनका एक उपन्यास है ये नानी अम्मा मान जाओ। तो नानी अम्मा मान जाओ जो इसमें जो है वो अलग अलग पीढ़ियों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहले एक नानी है जो स्वतंत्रता पूर्व की थी, और उसके बाद उनकी बेटी होती है, बेटी के बाद उनकी पोती होती है, बेटी के आगे बेटी। तो जब वो आपस में जब बात करते हैं तो जो नानी है वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो जब नानी बिल्कुल अकेली रह जाती है, उनकी बेटी है, बेटी के आगे जो है उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है, तो फिर अंत में क्या होता है कि जब वो उनकी जो द्योती होती है, बेटी की बेटी, तो वो अपनी नानी को दूसरे विवाह के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये अपने आप में क्या एक उत्थान नहीं है? क्या एक प्रभाव नहीं है? क्या आज हमारे समाज में जो है वो इस प्रकार का, जब हम पुनर्विवाह की बात करते हैं या हम इस पर नारी उत्थान में बात करते हैं कि उसको भी जीवन जीने का हक है, जब तक वो जीवित है, अपने अनुसार वो जीवन जी सकती है। तो उसका जो है वो प्रभाव दिखाई दे रहा है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर नारी जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रही है। हर क्षेत्र में नारी की जो सहभागिता है, चाहे वो आप छोटे से कार्य से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाना या पायलट, डॉक्टर, हर क्षेत्र में जो है। तो आज जो है वो महिला जो साहित्यकार हैं उन्होंने अपने उपन्यास में इस प्रकार के चरित्र के माध्यम से जो है नारी उत्थान की बात
की है। जी, बहुत ही अच्छी बातें आप हमें बता रही हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं, हम सभी के लिए गर्व की बात है, हिंदी साहित्य के लिए गर्व की बात है कि गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनकी रचना रेत की समाधि के लिए। उनके बारे में कुछ बताएं, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में कुछ बताएं। उनके जो है उन्होंने बहुत से साहित्य का सृजन किया और गीतांजलि श्री जो है उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने जमीन से जुड़कर, समाज से जुड़कर जो है वो अपने साहित्य का सृजन किया। और उनके जो साहित्य में एक वास्तविकता, एक जो है वो नारी मन के, जैसे होता है ना कि मनोविज्ञान की बात करती हैं वो समाज में, चाहे नारी के विविध आयामों की जब हम बात करते हैं जिसमें सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, विविध आयाम है, तो उन्होंने हर आयाम पे जो है अपने हर उपन्यास में इसकी बात की है। और नारी उत्थान के लिए ना केवल साहित्य सृजन करती है, बल्कि ऐसे बहुत से सामाजिक उसमें जो है वो जुड़ी हुई हैं, ऐसे कार्यरत हैं जिससे जो है समाज का उत्थान हो सके और नारी या स्त्री का उत्थान हो सके। हम आज नारी विमर्श की बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। आपने जैसे बताया कि इसकी शुरुआत हम छायावाद युग से ले सकते हैं। बेशक उससे पहले भी नारी को लेकर बात होती रही, उसके सामाजिक, आर्थिक या उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता रहा, उसके शोषण के बारे में लिखा जाता रहा, या उसको कभी कमनीय वस्तु मान के उस पर लिखा जाता रहा। लेकिन जो नारी विमर्श है वो छायावाद युग से शुरू हुआ, तो वहाँ से लेकर आज तक के सफ़र में कितना कुछ बदलाव आप देखती हैं, कितना कुछ परिवर्तन आप देखती हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि छायावाद से प्रारंभ हुआ। अब छायावाद की जब हम बात करते हैं तो उसमें व्यक्तिगता की, प्रकृति चित्रण और अन्य जो है उसमें बात करते हैं कि सूक्ष्म के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो ऐसी जब वो थी तो उसमें जो एक महादेवी वर्मा थी, उन्होंने, अब जैसे कई बार वो कहते हैं ना कि वो एक अच्छी कवित्री हैं, तो उनके एक बहुत अच्छी मुझे जो पंक्तियां याद आती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय यही, पहचान यही, उमड़ी थी मिट आज चली। तो उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने क्या है, क्योंकि उसमें क्या था कि एक अकेलेपन का, रहस्यवाद का, उसका जो है जुड़ा है। लेकिन जब हम श्रृंखला की कड़ियों की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने पूर्ण रूप से नारी विमर्श की बात की है, नारी उत्थान की बात की है। फिर उसके बाद हमारे जैसे और हैं, दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या अन्य जो है वो कवि जिसमें सुमित्रानंद पंत हैं, और उसके साथ साथ जो है प्रसाद हैं। तो ऐसे बहुत से कवि हैं। मतलब आज अगर हम नारी विमर्श की बात करें तो ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ जो है वो ये मानते हैं कि क्या विमर्श केवल जो स्त्रियों के द्वारा लिखी गई उसको ही नारी विमर्श माना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब एक और बात भी मैं आपको बताना चाहती थी कि जैसे मुंशी प्रेमचंद है, एक बहुत बड़े साहित्यकार जिनको उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्होंने क्या, उन्होंने जो है वो नारी समस्या से, चाहे वो विधवा विवाह का था या उसमें जो था बेमेल विवाह था, अनमेल विवाह की समस्या को उजागर किया था, ऐसी बहुत सी समस्याओं को उजागर किया था। तो 1960 तक जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर जो था इसमें पुरुष वर्चस्व, जैसे पुरुष लेखकों का वर्चस्व जो था वो अधिक था और उसमें क्या था कि जो महिला लेखिकाएं थी वो बहुत कम थी, उन्होंने बहुत कम जो है लिखा। लेकिन 1960 के दशक के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, फिर सुनीता, शिवानी, सुनीता नहीं सॉरी शिवानी, तो ऐसी लेखिकाएं आई जिन्होंने अपना जो था वो डंका बजा दिया। तो आप जो बता रहे हैं कि लेखिकाएं आई साहित्य के क्षेत्र में, बेशक इससे पहले लिखा जाता रहा, पर इन्होंने आके डंका बजा दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि इनको डंका बजाना पड़ा, इनको लिखना पड़ा नारी को लेकर, नारी उत्थान को लेकर? क्योंकि देखो मैं तो ये चीज मानती हूँ कि कोई ना कोई जो है ऐसी, और एक चीज और है, कुछ इसमें से ऐसी महिला लेखिकाएं भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में जो उनके साथ घटित हुआ उसी का ही जो है वो स्पष्ट चित्रण किया है। अब जैसे कई बार होता है कि हम इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं या इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इन्होंने कई प्रकार की परिस्थितियों का उसमें वर्णन किया होता है। एक दिन मैं किसी लेखिका के बारे में पढ़ी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा कौन सी वो लेखिका थी, लेकिन उनके बारे में पढ़ा। जब उनके मैंने जो है वो व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ा, उनके जन्म, उनके परिवार, उनके वैचारिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा, तो मैं देख रही थी कि जब मैंने उनकी रचना पढ़ी तो मुझे ये लगा
कि ये तो सारा इन्होंने अपने बारे में ही लिखा है जी, कि इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि जो जो इनके स्वयं के साथ घटित हुआ वही उन्होंने क्या किया, अपने साहित्य का विषय बनाया, जी जी, उसी को ही बनाया। और फिर क्या हुआ, जब ये 4 जो है जो लेखिकाएं हैं ये आए, उसके बाद एक बाढ़ सी आ गई जी, और बाढ़ आ गई तो आज जो है महिला लेखिकाओं का एक जो है एक बहुत बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं समूह, या समूह तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत बड़ा एक ऐसा वो बन गया है कि महिला लेखिकाओं का आज वर्चस्व जो है वो स्थापित हो चुका है। और इनको अनुभव हुआ कि इनको लिखना है इस विषय पर, इस विषय की समाज के लिए ज़रूरत है। और मैं कई बार देखती हूँ कि महिला लेखिकाएं जो हैं वो परिवार के बारे में जैसे बताती हैं कि मेरे परिवार में ये था, मेरे 2 भाई थे, हमें जो है अनदेखी की जाती थी, मैंने परिवार से जो है वो एक विद्रोह करके जो है वो शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस तरह से किया। तो उनके मन में क्या था, कहीं ना कहीं वो भाव था, वो कुंठा थी, जी, तो उन्होंने उस कुंठा को कहीं तो निकालना था। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो है रचनाओं के माध्यम से उन्होंने उसका जो है वो वर्णन किया। अब क्योंकि आज के कार्यक्रम में आप आई हैं और हिंदी विषय से आप जुड़ी हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं एक ऐसे लेखक के बारे में जो कि नारी विमर्श से जुड़ा हो और उनकी कोई रचना जो आपको प्रिय हो। मुझे तो कृष्ण अग्निहोत्री ने कम से कम कोई 20-25 उपन्यास लिखे हैं। और जब आप उनके उपन्यास पढ़ते हैं और वो जो मैं बात कर रही थी ना आपको कि जो व्यक्तिगत जीवन है वो है, तो जैसे उनका वो पढ़ो और उसके बाद उनकी रचनाएं पढ़े तो वो लगता है कि उसमें जो है जो अब देखना उनके लेखन में कितना अंतर आया है कि जो 70-80 के दशक के जो उपन्यास थे वो अलग तरह के थे और जो आगे के उपन्यास हैं वो अलग तरह के हैं। परवेज मेहरुनिसा उनकी रचनाएं जो है वो बहुत अच्छी हैं। उनकी रचनाओं में भी कुछ सीखने को मिलता है और अंदर से जो है एक जैसे आत्मशक्ति होती है, ये अंदर से वो जो है एक भाव जो है वो जागृत होते हैं कि नहीं हमारा भी कहीं अस्तित्व है। डॉक्टर शोभा रानी, आज के इस कार्यक्रम में आप आई और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श को लेकर इतनी विस्तृत आपने जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। शक्ति कार्यक्रम में आज हमने बहुत ही खास यानी साहित्य से जुड़े हुए विषय पर बात की। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, नारी विमर्श क्या है और साहित्य के क्षेत्र में इसका क्या स्थान है, इसका क्या महत्व है और नारी विमर्श की ज़रूरत क्या है, इस पर चिंतन की आवश्यकता क्या है, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम अनुमति चाहते हैं, फिर से आपसे जुड़ेंगे किसी और विषय के साथ किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं, दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।